नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक सबसे ट्रस्टेड कंपनी अभी बनते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली इस कंपनी जिस तरीके से एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रहा है उस बेसिस में टाटा पावर ऑब्वियसली पहले से ही एक मल्टीबैगर कंपनी बन चुके हैं और देखा जाए तो फ्यूचर में और भी मल्टीबैगर बनने का चांसेस है। अभी देखिए इस कंपनी का प्राइस अभी भी सस्ते में मिल रहा है, 350-400 रुपीज के आसपास। और इस कंपनी का मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ तक बन चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया, सर क्या यहाँ से जर्नी और नहीं हो सकते? अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरे हिसाब से। एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है क्योंकि टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। 70,000 करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो भी सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा एक टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है और कंपनी का यहाँ पे एक भी और भी टारगेट है। कंपनी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है, 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन, और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से। और इसका टारगेट है 2025 से पहले इस चार्जिंग स्टेशन को वो कंप्लीट करेंगे। टाटा ग्रुप की यही बात मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि हमेशा वो टारगेट लेकर चलते हैं और उस टारगेट के मतलब एंड ऑफ टारगेट से पहले ही और उस फुल मतलब स्ट्रेटेजीज को फुलफिल करता है। तो टाटा पावर के ऊपर सबसे पहली बात क्या है, कंपनी का कैपेक्स। तो मैं कैपेक्स के बारे में बात करूंगा। तो देखिए कंपनी किस तरीके से कैपेक्स को ग्रोथ कर रहा है। 2022 में 2021 में कैपेक्स था 1700 करोड़ के आसपास। 2022 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 7000 करोड़ के आसपास। 2023 में 7600 करोड़ और 2023 के बाद मतलब करंट ईयर में टिल टू ईयर में 8400 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कैपेक्स को जरूर कंटिन्यू करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा फंडिंग कंपनी रेज कर रहा है। उस फंडिंग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। तो कंपनी देखिए जिस फील्ड में कंपनी का बिजनेस चल रहा है, आप देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस सिस्टम के ऊपर कंपनी का टोटल एसेट कितना है, 28% के आसपास। और जो जनरेशन जो पावर जनरेट किया जा रहा है वो 29% के आसपास। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 27% के आसपास और बाकी आदर्श के ऊपर 13%। तो मतलब बिजनेस किस तरीके से डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं आप देख सकते हैं। और मजेदार बात क्या जानते हैं, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट करीबन करीबन पिछले सालों की तुलना से भी ज्यादा देखने को मिला। एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला। तो इस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचना नहीं चाहते, उल्टा क्वांटिटी ऐड कर रहा है। म्यूचुअल फंड के पास 3% होल्डिंग था, वो आज 5% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा दिया है। और डीएसएफएस के पास होल्डिंग जो था वो यहाँ पे देख सकते हैं 9.85% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। और मजेदार बात यही है इस कंपनी के ऊपर, अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखूं तो बहुत बार मुझे एंट्री मिल चुके थे। पहले यहाँ पे एक एंट्री मिला, कप विद 100 बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से मुझे 26% का रिटर्न मिला। सेकेंड टाइम यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे देखिए रिटेस्ट जब भी किए थे और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। और मेरा जो टारगेट है 30% के आसपास, इस लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार रहूं। और अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से वो टारगेट मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे करके हायर हाई बनाते बनाते वो आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जो आज हर इन्वेस्टर के हर ट्रेडर्स के मन में है क्योंकि इस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। क्योंकि कंपनी के जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 33% मार्केट शेयर सिर्फ एक सेगमेंट से कंपनी का आ रहा है, वो है विंड सेगमेंट। 33% विंड सेगमेंट के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए एक अच्छा खासा मोनोपोली कंपनी का बिजनेस है। ऑब्वियसली इस सेक्टर में और भी बहुत सारे कंपनीज है मगर अकेला देखा जाए तो 33% मार्केट शेयर विंड इंस्टॉलेशन के ऊपर सुजलॉन कंपनी लेकर रखा है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर ध्यान से आप चीजों को देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का आरओसी कितना था, 60% के आसपास, और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 250% के आसपास। और आरओसीई वो भी देखेंगे तो 17% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 20%। और मजेदार बात यही है
लास्ट 5 ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नेगेटिव में चला गया था, और आज सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट में है। 47% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास डेप्थ है, कंपनी डेप्थ तो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्जा ना लेने के कारण कंपनी बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस कंपनी के डेप्थ के एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो बैलेंस शीट में देखेंगे कंपनी डेप्थ को एकदम ना के बराबर लेके आए। तो कंपनी का डेप्थ अभी ना के बराबर है, तो इतना डेप्थ कम कहाँ से हुआ? कंपनी की जो रिजर्व है, सॉरी, कंपनी की रिजर्व एक पॉजिटिव में है, और डेप्थ देखिए एक टाइम 15,000 करोड़ के आसपास, 17,000 करोड़ के आसपास डेप्थ था, वो कम होकर 146 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने क्या किया, खुद का जो फिक्स्ड एसेट है उस फिक्स्ड एसेट को बेचा, रिजर्व को बेचा, जिसके चलते कंपनी का बोरिंग्स कम हुए। तो कंपनी बोरिंग्स को कम इसीलिए कर रहा है क्योंकि अगर बोरिंग्स ज्यादा रहे तो कंपनी स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाएगा और कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आज जो जिस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं कर रहे थे, आज इंस्टीट्यूशन खुद इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास जीरो होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग 4.7% के आसपास देखने को मिला था, फिर से वो होल्डिंग बेचा गया 1.33% के आसपास दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला। मगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने तो होल्डिंग बेचा, मगर एफएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया, 6% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 17%, मतलब 3 गुना होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बना है, ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। तो फाइनली मुझे और एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिला है, जो कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, 2 बार हैंडल पैटर्न बना। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, और मैं इंतजार कर रहा था कब जब इसको रिटेस्ट करेगा तब एंट्री लूंगा। ऑब्वियसली रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ऊपर तक गए तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है, आपको लग रहा है कि इतना छोटा सा टारगेट इसमें क्या मिल सकता है? देखिए 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो छोटे टारगेट देखकर मतलब चिंता मत करना, आपको छोटा मिले बड़ा मिले, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। तो इस सारी चीजों को सीखने के लिए आप आए हैं तो वेलकम है, और अगर टिप्स के लिए आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो सोच कर समझ कर ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है येस बैंक। तो येस बैंक एक टाइम कंपनी का नो बैंक खाते में नाम उठ चुके थे। अभी येस बैंक के ऊपर बात करूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका देखने को मिला है, तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एफएस ने क्वांटिटी को ऐड किया, म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, कोई बात नहीं, ना के बराबर पहले ही होल्डिंग था, और म्यूचुअल फंड के सेल होने से कुछ फायदा नहीं है, कंपनी के ऊपर एफएस ने धमाका बाइंग किए। और आप देख सकते हैं आदर्श जो है, यहाँ पे देखिए पब्लिक के पास होल्डिंग है, आदर्श जो है 42%। अभी ये आदर्श कौन है? बाकी तो डीआईसी है ना। तो एफएस के पास होल्डिंग है और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। अच्छा खासा धमाका होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन उठा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डीएस के पास भी धमाका होल्डिंग है और एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। हाँ, उनमें से म्यूचुअल फंड छोटा मोटा होल्डिंग क्या है, तो बाकी किसने होल्डिंग किया आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास होल्डिंग्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही 26% होल्डिंग है और लाइफ इंश्योरेंस के पास 4.5%। बाकी देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर है, एक्सिस बैंक के ऊपर है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। तो इस तरीके से कुछ आईडीएफसी फास्ट बैंक के ऊपर है, बंधन बैंक के ऊपर है। मतलब बैंक जितने सारे सेक्टर था वो सारे बैंक्स ने क्या किया, येस बैंक को बचाने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी क्या सही येस बैंक सही दिशा में जा रहा है? आप देखेंगे तो सही दिशा में बिल्कुल जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि 5,800 से 6,900 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिले। इंटरेस्ट भी कंपनी कवरेज किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 55 करोड़ से करीबन 250 करोड़ तक देखने को मिले। एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, 1% से बढ़ के हो चुके हैं 0.09% के आसपास। एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक पहले से ही मैं बोल चुका हूं, अच्छा खासा निवेश है। और इस बैंक के ऊपर एक मजेदार चीज आपको दिखाने वाला हूं। वो मजेदार बात क्या है, मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है उनमें से 21% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया कि आधार इनेबल सिस्टम में कंपनी के पास 21% होल्डिंग्स है? देखिए आधार इनेबल सिस्टम का मतलब है आप आधार कार्ड लिंक करा कर बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट सिस्टम करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर मैं तो कभी तक फिंगरप्रिंट से आधार से येस बैंक के माध्यम से अकाउंट नहीं किया, तो येस बैंक का इतना मार्केट शेयर कहाँ से हो गया?
देखिए, आप सभी जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन में फ़ोन पे ऑप्शन आपको दिखेगा। यूपीआई सिस्टम जो है फ़ोन पे, उसको आपको दिखेगा। तो फ़ोन पे जो बैंक के साथ टाई अप करके काम करते हैं, वो है येस बैंक। तो यही डायरेक्टली फ़ायदा येस बैंक को मिल जाता है। और आप सभी जानते हैं येस बैंक फ़ोन पे में कितना धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से फ़ोन पे आगे बढ़ रहा है। उस बेसिस में पेटीएम का भी हालत खराब हो रहा है, तो उसका कस्टमर कुछ फ़ोन पे और गूगल पे के पास चला जाएगा। तो फ़ोन पे का डायरेक्टली फ़ायदा येस बैंक से मिलता है। तो इसी कारण की वजह से येस बैंक के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखिए, इसका टेक्निकली चार्ट पढ़ने के बारे में बात करूँ तो लंबा सा एक जर्नी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक कप बना और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का। अगर यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं एक बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसजी मार्ट लिमिटेड। तो एसजी मार्ट लिमिटेड एक धमाका परफॉर्मेंस किया। इस कंपनी 379 के आसपास था और आज कंपनी 11,000 चल रहा है। 11,000, कोई 1100 रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, 11,000। 389 से 11,000, तो सोचिए कंपनी का कितना रिटर्न मिला। चलो एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। थ्री, चलो 400 ही पकड़ लेते हैं। तो कंपनी 27 टाइम्स रिटर्न दिया, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि सर पहले आप बोल देते तो हम लोग निवेश कर लेते हैं। तो कभी भी मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम नहीं करता। मेरे पास कंपनी का एक भी हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ इस अपडेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, बोनस दे दिया, 22 तारीख को एक के बदले एक बोनस मिलेगा, तो चलो मैं एक बाई कर लेता हूँ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत करिए, क्योंकि इस तरीके से बाई करने से आप पूरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि लोग आपको अच्छा खासा इस तरीके से कंपनी आपको सिचुएशन वाइज आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए बहुत सारे फायदा देने देंगे, और आप उसको देखकर इन्वेस्ट मत करना, स्टडी करके काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।